हे गाइस, हाय। सो इन द लास्ट क्लास हमने क्या समझा? बेसिकली एन ओवरव्यू समझा था पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एंड इस ओवरव्यू में हमने इतना समझ लिया था कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद द नोज। नोज से शुरू होता है एंड गोज ऑल द वे टू द लंग्स। ठीक है। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ओपन्स इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो वैस्कुलर बैग है। वैस्कुलर बैग क्यों बोला? बिकॉज द लंग्स इज फिल्ड विद ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड एयर जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं वहां से ऑक्सीजन पिक कर रहे हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहे हैं। ठीक है। सिंपल भाषा में हमने इतना समझ लिया था, एक ओवरव्यू समझा था। और हमने बोला था कि कुछ हिस्सा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हवा को सिर्फ कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करेगा मतलब अंदर तक लेकर जाएगा, वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला। जो एक्चुअल में रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सचेंज वाला एरिया है वो लंग्स के अंदर इन बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि आप एल्वियोलाई कहते हो, वहाँ होता है। तो ये एक ओवरव्यू था, ये एक बेसिक आइडिया था जो हम समझ चुके हैं। ठीक है। अब हमें क्या समझना है कि व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स, क्या वेरियस पार्ट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं, एंड उनका एक एक करके हमें रोल भी समझना पड़ेगा। ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस क्विकली बिगिन। तो चल, सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द नेजल कैविटी। सो वी नो दैट फर्स्ट we have a organ here, nose. This organ has holes right here. These holes are called nostrils. Nostrils को हम external nares भी कहते हैं. So nose is the very organ जिससे आप breathe in कर रहे हो, और nose का जो opening है वो nostrils है। अब nose के अंदर जो cavity बन जाएगी उसी cavity को हम बोलेंगे nasal cavity। नेजल कैविटी क्या एक सिंगल चेंबर है? नहीं, नेजल कैविटी एक सिंगल चेंबर नहीं है। नेजल कैविटी एक्चुअली में डिवाइडेड है। और ये डिवाइड कौन करता है? ये डिवाइड करता है बीच की एक दीवार जिसको हम कहते हैं नेजल सेप्टम। सिंगुलर वर्ड है सेप्टम। और नेजल सेप्टम किसका बना हुआ है? नेजल सेप्टम पार्शियली बोन और पार्शियली कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है। सो दिस नोज दैट यू सी, दिस द इंटायर ऑर्गन इज नोज, नोस्ट्रल्स द टिप, अंदर जो चेंबर है नेजल कैविटी। और क्या नेजल कैविटी एक सिंगल चेंबर है? बिल्कुल भी नहीं। ये चेंबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये दो पार्ट्स को डिवाइड करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? नेजल सेप्टम। और नेजल सेप्टम किसका बना है? बोन और कार्टिलेज का। ठीक नेजल सेप्टम की तरह पूरा नोज भी बोन और कार्टिलेज का बना हुआ है। व्हेन यू टच द टिप ऑफ योर नोज, जो टिप है आपके नोज का, this part is made up of cartilage, and if you touch the upper part of the nose, the upper part of the nose is made up of bone. ये हम समझ चुके हैं। ठीक। अब नेजल कैविटी के रूफ पे क्या है? नेजल कैविटी के फ्लोर पे क्या है? ठीक है। ये जो नेजल कैविटी है इसके रूफ पे क्या है? तो इसके रूफ पे आपको बोन्स मिलने वाले हैं। इसके बेस पे क्या है? इसके बेस पे वंस अगेन आपको बोन और कार्टिलेज दोनों मिलने वाले हैं। ठीक। सो बोन एंड कार्टिलेज, तो बोन, कार्टिलेज, ऊपर भी बोन। ठीक है। सो ये जो पूरा नेजल चेंबर है इसके ऊपर भी बोन है, नीचे भी बोन है। अब ऊपर कौन सा बोन है? ऊपर के जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं यूजुअली, नॉट यूजुअली, हमेशा ही ये जो बोनी चेंबर है ये किससे बनता है? एथमॉइड बोन, पार्ट ऑफ इट इज स्फीनॉइड बोन, पार्ट ऑफ इट इज फ्रंटल बोन। ये चारों तरफ अलग अलग बोन्स हैं। ये हम लोकोमोशन चैप्टर में एक 3D स्ट्रक्चर की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। बट जो टॉप पार्ट जो बोन है, जो मेजर बोन आपको याद रखना है, विच इज एथमॉइड बोन। ओके। सो दिस इज द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के पीछे की तरफ होता है
स्फेनॉइड और एथमॉइड बोन्स, ठीक है। सो पीछे की तरफ स्फेनॉइड और एथमॉइड बोन्स है, यहाँ पे होता है आपका नेजल बोन। तो ये जो पूरी नेजल कैविटी है बोन और कार्टिलेज की बनी हुई है। अपर पार्ट स्फेनॉइड, एथमॉइड, फ्रंटल बोन, ये वाला पार्ट आपका नेजल बोन, अंदर की तरफ लेक्राइमल बोन, और ये वाला जो पार्ट है वो मैक्सिलरी बोन है, ठीक। तो चारों तरफ बोन्स और कार्टिलेजेस से भरा हुआ है। क्या हमें सारे बोन अभी पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं। अभी हमारे लिए सिर्फ एक बोन इंपॉर्टेंट है, विच इज एथमॉइड बोन। क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब ये जो बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो अभी 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 हमने बनाया, इसका नाम है पैलेट। अब ट्राई कीजिए टू रोल अप द टंग, टंग को ऊपर टच कीजिए एंड ट्राई टू सी दैट, ट्राई टू फील जो अपर पार्ट ऑफ द कैविटी है, आपकी जो ओरल कैविटी का जो अपर पार्ट है वो आपको हार्ड लगेगा। नाउ रोल द टंग बैकवर्ड्स, टंग को और पीछे ले जाइए एंड ट्राई टू टच एकदम गले के पीछे, वो पार्ट आपको सॉफ्ट सा लगेगा, तो दैट इज कार्टिलेज, ठीक है। सो आपका जो पैलेट है वो नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट करता है, ठीक। और आगे पार्ट ऑफ नेजल ये जो पैलेट है वो बोन का बना है, पीछे वाला जो हिस्सा है वो कार्टिलेज का बना है, ठीक। आई होप इतना क्लियर है कि हमारा नेजल कैविटी है जो बोन और कार्टिलेजेस का बना हुआ है। इस नेजल कैविटी में नोस्ट्रिल से हवा अंदर आती है और इसका रूफ बोन्स का बना है, इसका फ्लोर वो भी बोन्स का बना है। अब देयर कम्स अ पॉइंट जहां ये नेजल कैविटी एक होल के थ्रू अंदर की तरफ लीड करती है। ये नेजल कैविटी होल के थ्रू अंदर की तरफ लीड करती है, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। नेयर्स छेद है, बाहर वाला छेद एक्सटर्नल नेयर्स नोस्ट्रल्स, अंदर वाला छेद इंटरनल नेयर्स। और ये इंटरनल नेयर्स जो है एक और कैविटी में लीड करती है जो कॉमन कैविटी है फॉर फूड एंड वाटर, एंड दिस कॉमन कैविटी इज नोन एज फेरिंग्स। इसी कॉमन कैविटी को आप बोलते हो फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में थोड़े समय में समझेंगे, ठीक। सो नेजल कैविटी इंटरनल नेयर्स के थ्रू फेरिंग्स में लीड करती है। आई होप इतना क्लियर है। एंड आई नो ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अब थोड़े अच्छे वाले जो बनाए हुए डायग्राम्स हैं उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक। सो नाउ लेट अस लुक एट दिस डायग्राम, ओके ना। इस डायग्राम में आप क्विकली देख सकते हो दैट यू हैव द नेजल चेंबर और नेजल कैविटी। नेजल कैविटी बोन्स का बना हुआ है, आगे का हिस्सा कार्टिलेज का बना हुआ है, नोस्ट्रिल्स है, नीचे पैलेट है जो बोन और कार्टिलेज का बना हुआ है, और ये एक ओपनिंग सी बनी है जिसको हमने कहा इंटरनल नेयर्स। ये बेसिकली ये वाली ओपनिंग इंटरनल नेयर्स है। इस ओपनिंग को इंटरनल नेयर्स मत बोलना, ये फेरिंग्स में है। अभी हम पढ़ेंगे यूस्टेचियन ट्यूब के बारे में इन अ मोमेंट, ठीक। अब नेजल कैविटी के बारे में ये बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। अब नेजल कैविटी के बारे में हमें कुछ और चीजें समझनी है, और वो चीजें समझ लेने के बाद हमारा नेजल कैविटी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या चीजें हैं वो, चलो वापस चलते हैं अपने नोट्स पे। नाउ क्या पर्पस है नेजल कैविटी का? सो नेजल कैविटी के कुछ चीफ फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, नेजल कैविटी का जो आगे वाला हिस्सा है, जो कार्टिलेजिनस हिस्सा है, इनमें होते हैं हेयर्स, और ये क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेंगे। सो दीज नेजल हेयर्स विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक। उसके बाद बियॉन्ड द फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज जो नेजल कैविटी है, the remaining part of the nasal cavity, it is lined with mucous membrane. अब म्यूकस मेम्ब्रेन को क्यों लाइंड है? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस ट्रैप करेगा, किस चीज को ट्रैप करेगा? डस्ट को ट्रैप कर सकता है, बहुत बहुत इसेंशियली ये माइक्रोब को ट्रैप करेगा,
ठीक है। सो ये डस्ट और माइक्रोब को ट्रैप करेगा। बैक पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, आगे वाला पार्ट म्यूकस का है, बट द बैक पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी वी ऑल्सो हैव ciliated epithelium। आगे वाला पार्ट म्यूकस मेम्ब्रेन का है, पीछे वाला पार्ट सीलिएटेड एपिथेलियम का है। और ये सीलिएटेड एपिथेलियम से हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। सो सीलिएटेड एपिथेलियम म्यूकस को डायरेक्ट करता है। म्यूकस को किधर की तरफ डायरेक्ट करेगा, अब आप ये समझो। देखो, कुछ म्यूकस फ्रंट की तरफ से निकलेंगे और इसका काम क्या है, जो भी डस्ट पार्टिकल ट्रैप हुआ है वो आपके नाक के अंदर ही ना जाए। अब अगर अंदर काफी जा चुका है तो देयर इज ओनली वन वे, डायरेक्ट इट टू फेरिंग्स। अंदर फेरिंग्स की तरफ डायरेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स कहाँ खुलेगा, फूड पाइप में। फूड पाइप कहाँ खुलेगा, स्टमक में। और स्टमक में क्या होगा, एसिड है, खत्म कहानी। एसिड पैथोजेंस को मार देगा। सो द फ्रंट पार्ट ऑफ द म्यूकस actually drives the dust particles out. The back part of the nasal chamber drives it into the pharynx so that वहां ट्रैप होके पैथोजन खत्म हो जाए। ठीक। अब म्यूकस मेम्ब्रेन is also richly supplied with blood vessels। अब इन ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ऑफ कोर्स मोस्ट ये जो ब्लड वेसल्स हैं बहुत फ्लूइड को लेकर आएंगे, और जब वो फ्लूइड को लेकर आते हैं तो उधर से ही जब ये फ्लूइड को लेकर आएंगे तो म्यूकस सिक्रीट होने के लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, म्यूकस सिक्रीट गॉबलेट सेल करता है ना। तो यहाँ पे एक तरह का म्यूकस ग्लैंड्स होंगे जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे, बट ग्लैंड को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कौन देगा, वो न्यूट्रिशन देंगे ब्लड वेसल्स। बट ब्लड वेसल्स सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं देते, they are also the source of, very importantly, warmth and moisture। देखो, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आप बहुत ही सूखी हवा को लंग्स के अंदर नहीं ले सकते, आप बहुत ही ठंडी हवा को लंग्स के अंदर नहीं ले सकते। अगर आपने दोनों में से कुछ भी किया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, और एल्वियोलाई डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए जो हवा हम अंदर की तरफ सांस ले रहे हैं उसका टेम्परेचर, उसका मॉइस्चर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, ट्राई टू इग्नोर इट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। सो वार्मथ और मॉइस्चर प्रोवाइड करना भी इसी का काम है। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो नेजल एपिथेलियम है वो वार्मथ और मॉइस्चर प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। इन सम केसेस अगर ये वार्म इनफ नहीं है, मॉइस्ट इनफ नहीं है, which can happen in case of dry cold conditions, cold और dry conditions में ऐसा हो सकता है कि warmth और mucus जो warmth और moisture उतना नहीं मिल रहा, तभी होता है हमें नोज ब्लीड्स। ठंड के केस में this supply of blood through the blood vessels reduces, क्योंकि supply of the blood through blood vessel reduce हो जाता है तो आपका जो nasal epithelium में है वो dry और cold रहता है। ड्राई और कोल्ड की वजह से वो फ्रेजाइल हो जाता है और एंड वेरी पॉसिबल कि स्लाइटेस्ट ऑफ टेंशन उसे डैमेज कर दें। इसीलिए कई बार ठंड में या ड्राई टेम्परेचर में आपको नोज ब्लीड्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ वन मोर फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी इज दैट इट कंटेन्स olfactory epithelium। अब क्या है ये olfactory epithelium? अगर हम फिर से अपनी नेजल कैविटी को देखें तो इफ नेजल कैविटी के रूफ में था एथमॉइड बोन, इस एथमॉइड बोन में स्मॉल होल्स हैं, दिस इज क्रिब्री फॉर्म प्लेट। इस क्रिब्री फॉर्म प्लेट का क्या काम है, पीछे से olfactory नर्व आ रही है, उस olfactory नर्व के एंडिंग्स इसी क्रिब्री फॉर्म प्लेट से बाहर की तरफ आ रहे हैं और रिसेप्टर से कनेक्टेड होते हैं। तो हम जो भी सूंघ सकते हैं, वॉट एवर वी कैन स्मेल, एक्चुअली स्मेल क्या है, मॉलिक्यूल है बेटा। आपको आम का स्मेल आता है, आम हैज टर्पेनॉइड्स। आपको रोज का स्मेल आता है, रोज विल आल्सो हैव सम अदर फ्रेग्रेंट कंपाउंड।
ये फ्रेग्रेंट कंपाउंड यहाँ के म्यूकस में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये म्यूकस किससे एक्सपोज्ड है? स्पेशल रिसेप्टर सेल से एक्सपोज्ड है और ये रिसेप्टर सेल्स इन मॉलिक्यूल से कंबाइन करते हैं, नर्व्स स्टिमुलेट होगा, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से आपका ऑल्फैक्टरी लोब जो ब्रेन का हिस्सा है उसको जाके मैसेज देगा कि देखो मुझे ये सिग्नल्स मिले हैं। नाउ एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर है हवा में, जितना ज्यादा हवा का प्रेशर है, उतना ही ज्यादा हमें चीजें सूंघने को मिलती है और उतना ही ज्यादा एक्यूट हमारा स्मेल होता है। देखो आपको ये एक चीज समझनी पड़ेगी कि ब्रेन इज अ कलेक्टिव डिवाइस। ब्रेन सिर्फ एक चीज को नहीं समझता, ब्रेन कलेक्शन ऑफ थिंग्स को समझने की कोशिश करता है। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, आई नीड टू चेक फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। हाँ, ब्रेन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन पे अगर फ्लाइट में आप जाते हैं कभी, तो एरोप्लेन पे खाना आपको कैसा भी मिल जाए, कभी टेस्टी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ हवा का दबाव, प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स वहाँ आपके म्यूकस में सही तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते, तो आपकी स्मेल बहुत कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए आप खाने को फील नहीं कर पाते। एक और एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ब्रेन कलेक्टिव काम करता है। आप केक, अगर आपको केक पसंद है या अगर आपको मिठाइयाँ पसंद है या अगर आपको कोई पर्टिकुलर फूल अच्छा लगता है, वो फूल या वो स्मेल या फिर वो केक के आते ही आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हो। मेरे साथ क्या है, ये मुझे चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है और मुझे मिठाइयों का स्मेल, घी का स्मेल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे मेमोरीज में इन स्मेल्स को मैंने हैप्पी इवेंट्स के साथ जोड़ा है। मतलब जब भी बर्थडे होता था तो केक आता था, तो मेरे मेमोरी के अंदर उस स्मेल को एक हैप्पीनेस के एक्सपेक्टेशन के साथ मेरे ब्रेन ने जोड़ लिया है। तो स्मेल्स ऑफ्टन आपका आपको एक फीलिंग की याद दिलाते हैं, इसीलिए कई बार वॉट यू फील इज लिंक्ड विथ योर कैपेसिटी टू स्मेल। इसीलिए खाना जो है ना, जब आपका नाक जाम है, व्हेन यू आर हैविंग कोल्ड, जब आपका नाक जाम है, देन यू कांट स्मेल रियली वेल। इसीलिए खाना थोड़ा टेस्टी नहीं लगता, क्योंकि खाने का टेस्ट अभी भी वही है, बट आप उसे टोटली फील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। नाउ एक और बात, ठंड में नाक बहता क्यों है इतना? प्रॉब्लम क्या है कि ड्रेन नहीं हो पा रहा, जो एयर है वो, यहाँ पे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो प्रॉपर आपका वार्मथ आपके नेजल कैविटी में नहीं आ रही, तो जितना भी मॉइस्चर हवा में था वो कंडेंस होके ड्रॉप्स बनते जा रहा है और वो ड्रॉप्स बन बन के नीचे आ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात, स्मोकिंग। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस नाक से आपके अंदर की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीलिया है। सीलिएटेड एपिथेलियम आपके म्यूकस को ड्राइव करते रहता है किसी ना किसी एक डायरेक्शन में, ताकि कभी भी इन्फेक्शन इकट्ठा ना हो। अगर म्यूकस का मूवमेंट इज नॉट वर्किंग वेरी फाइन बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिकॉज ऑफ let us say smoking, then there can be problem. कोल्ड की वजह से म्यूकस ट्रैप्ड होके रह जाता है और हमारे ये जो बोन्स हैं इनमें देर आर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज। वो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज में प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपके फ्लूइड्स का और इसी के कारण आपको हेडेक होता है। ठीक है। तो ये जो म्यूकस है, ये जो सीलिया है, ये कई सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं और इन सारे रोल्स के बीच में क्या है? आपका म्यूकस। सो अगर म्यूकस प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा, प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो रहा, तो नाक जाम हो सकता है। नाक द नोज कैन बिकम एक्सेसिवली ड्रिपी, बहुत सारे ड्रिप्स निकल सकते हैं। आपका स्मेल की कैपेसिटी रिड्यूस हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ मच ऑफ डैमेज और हाउ मच ऑफ सफरिंग हैज हैपेंड। ठीक है। अब ये तो था नोज की बात, अब आएंगे हम नोज के पीछे की बात। नेजल कैविटी में हमें इतनी चीजें समझनी है। एक और चीज समझनी है जो मेरे दिमाग से भी निकल गया था, दैट इज दैट नेजल कैविटी हैज ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल एज अ वाइब्रेटरी चेंबर। वाइब्रेटरी चेंबर का क्या मतलब है कि जब नाक में हवा आती है तो ये हवा उसे वाइब्रेट करती है
और इस वाइब्रेशन के कारण आपके साउंड्स मॉडिफाई होके प्रॉपरली निकलते हैं। अगर आप नाक को बंद कर लो तो क्या होगा, आपकी आवाज़ बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो वाइब्रेशन होना था हवा का, वो वाइब्रेशन नहीं हो पा रहा। इतना क्लियर है? सो नोज हैज गॉट मल्टीपल रोल्स, नोज के मल्टीपल रोल्स हैं, और उन मल्टीपल रोल्स में क्या क्या है शामिल? तो वार्म, एयर को वार्म करना, एयर को मॉइस्ट करना, एयर को पैथोजन फ्री करना, एयर को स्मेल करना, और एज अ वाइब्रेटरी चेंबर की तरह काम करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेरिंग्स की। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के 3 हिस्से हैं और ये तीनों हिस्सा आपको समझना पड़ेगा। 3 हिस्से कौन कौन से हैं? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजियोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वो वाला हिस्सा है जो नोज को ओपन या एक्सपोज्ड है। ओरोफेरिंग्स वो वाला हिस्सा है जो बकल कैविटी को एक्सपोज्ड है। लेरिंजियोफेरिंग्स वो वाला हिस्सा है जो लेरिंग्स को लीड करता है। तो फेरिंग्स को आम भाषा में आप कहते हो थ्रोट, गला, है ना? आम भाषा में यू कॉल इट थ्रोट और गला। बट उसके 3 हिस्से हैं डिपेंडिंग अपॉन उसके सामने क्या है। सो नेजोफेरिंग्स, वहां से हवा गुजरेगा। ओरोफेरिंग्स, वहां से फूड और हवा दोनों गुजरेगा। लेरिंजियोफेरिंग्स भी एक कॉमन पैसेज है बट लीड्स इनटू लेरिंग्स, और लेरिंग्स कुछ और नहीं बल्कि फर्स्ट पार्ट है आपके विंड पाइप का। ऐसा आप समझ सकते हो, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर विंड पाइप। विंड पाइप आगे की तरफ होता है, फूड पाइप पीछे की तरफ होता है। अब ओरोफेरिंग्स का भी, नेजोफेरिंग्स का भी और लेरिंजियोफेरिंग्स का भी इंपॉर्टेंस है। नेजोफेरिंग्स में आपका ओपनिंग होता है यूस्टेचियन ट्यूब का। ये यूस्टेचियन ट्यूब क्या है? इट इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स टू द मिडिल ईयर। देखो, मिडिल ईयर में बोन्स होते हैं और वहां भी प्रेशर का दबाव बने रहना चाहिए। तो नाक से थोड़ी सी हवा फिल्टर होके थ्रू सीलिया पहुंचती है मिडिल ईयर, और मिडिल ईयर के दोनों पार, बाहर वाला हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा में प्रेशर का दबाव बराबर बने रहता है। दैट इज द जॉब ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होगा सो दैट आपका म्यूकस ड्राइव होते रहे। ओरोफेरिंग्स में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां से आपको बहुत सारा फूड पास ऑन करना है। अगर फूड पास ऑन करना है तो वेयर एंड टेयर हो सकता है, इसीलिए वहां आपको कभी सीलिएटेड, मोस्टली सॉरी स्ट्राइटेड एपिथेलियम मिलेगा स्क्वामस का, सो दैट फूड को से वेयर एंड टेयर को हम बचा सकें। फाइनली फेरिंग्स लीड्स इनटू द विंड पाइप, बट फेरिंग्स जहां विंड पाइप को लीड कर रहा है वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन की जरूरत ही क्या है? अब बात को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज दिस ग्लॉटिस एंड व्हाट इज एपिग्लॉटिस, और क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? देखो, खाना और पानी दोनों अंदर आ सकता है, ठीक है? मुझे 2 रास्तों को कंट्रोल करना है। क्या रास्तों को? जब मैं खाना स्वॉलो कर रहा हूं, व्हेन आई एम swallowing द फूड, खाना विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए, और गलती से ऊपर नेजल चेंबर भी नहीं जाना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या कमाल की चीज़ है, और आपकी बॉडी कितनी कमाल की मशीन है एक तरीके से। इसको अगर आप ध्यान से देखो, आई कांट इरेज इट राइट नाउ, बट इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो डू यू सी द लास्ट पार्ट ऑफ पैलेट? This last part of palate is called avla, UVULA। जब आप सॉलो कर रहे होते हो तो ये अवला जो है नेजल कैविटी को बंद कर देता है। दिस अवला क्लोजेस द नेजल कैविटी सो दैट खाना ऊपर ना जाए। एट द सेम टाइम जब आप खाने को सॉलो कर रहे हो, जो ओपनिंग है आपके विंड पाइप की या ट्रेकिया की, उस ओपनिंग को एपिग्लॉटिस बंद कर देता है। इससे क्या होगा? आपका खाना विंड पाइप में नहीं जाएगा, सीधा पीछे फूड पाइप में जाएगा। सो आपने सॉलोइंग करते समय दोनों रास्ते बंद कर दिए। ऊपर का नेजल चेंबर वो भी बंद हो गया, नीचे का विंड पाइप वो भी बंद हो गया, सो दैट इंटायर फूड कम्स इनटू द फूड पाइप। अब आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स हमेशा आपको बोलते रहेंगे कि भाई खाते समय ज़्यादा हंसा मत करो, राइट? खाते समय ज़्यादा बातें मत करो। इसीलिए कहते हैं
क्योंकि बिकॉज दीज आर अ बिट रिफ्लेक्स एक्शंस, है ना, ये ऑटोमेटिकली बॉडी कर रही है। अगर आपने बॉडी को ज़्यादा कंफ्यूज किया तो हो सकता है एपिग्लॉटिस या अवला बंद नहीं हो सही तरीके से, और जब ऐसा होता है तब खाना ऊपर या विंड पाइप में अटक सकता है। आपने देखा होगा अगर आप हंसते हंसते खा रहे हो तो अवला सही से बंद नहीं हुआ और आप खांसने के जरिए आप खाने को कभी कभी नेजल चेम्बर में चले जाते हैं। तो इसीलिए खाते समय थोड़े नॉर्मल तरीके से खाना होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ एक्साइटेड रूप में खाना सही नहीं है। अब बात करेंगे लेरिंग्स की और उसके बाद ट्रेकिया की, ठीक है। इस लेक्चर में लेरिंग्स और ट्रेकिया कवर कर लेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा बट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, लेरिंग्स इज नॉट वेरी सॉरी, लेरिंग्स का मेजर रोल रेस्पिरेशन से नहीं साउंड प्रोडक्शन से है, ठीक है। लेरिंग्स में आने के बाद एक चीज़ और मेंशन वर्ती है यहाँ पे। देखो एक कंफ्यूजन होता है कि स्केलेटल मसल्स आर ऑलवेज वॉलेंटरी एंड स्ट्राइटेड मसल्स आर ऑलवेज इनवॉलेंटरी, ठीक है। फेरिंग्स आपका स्केलेटल मसल का बना हुआ है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनवॉलेंटरली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट आप हमेशा इन मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इनवॉलेंटरली ही कंट्रोल करते हो, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल डज नॉट मीन इट कैन नॉट बी इनवॉलेंटरली कंट्रोल्ड। अब बात करते हैं लेरिंग्स की। लेरिंग्स का एकमात्र स्पेशल जॉब है विच इज जब हवा लेरिंग से होकर गुजरेगी तब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे और इन वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट होने की वजह से आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो इट इज अ शॉर्ट पैसेज जो फेरिंग्स को ट्रेकिया से कनेक्ट करता है, कार्टिलेज का बना होता है और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन के कारण आवाज प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो, मेल्स में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो थिक और लंबे हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। हाई अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से वोकल कॉर्ड्स थिक और लंबे हो रहे हैं। जब कोई भी चीज़ भारी हो जाती है तो उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता, राइट। इस वजह से हमारे जो मेल्स की वॉइस होती है दे आर डीपर विथ लो पिच। फीमेल के में केस में ठीक उल्टा है, देयर वोकल कॉर्ड्स आर थिनर एंड शॉर्टर, दे वाइब्रेट रियली फास्ट। दैट इज वाई वो बहुत शार्प और श्रिल साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी बोला जाता है कि फीमेल्स आर ऑफ्टन फीमेल्स मेक ग्रेट सिंगर्स। मेल सिंगर्स भी अच्छे होंगे डेफिनेटली, एंड बट मेल्स को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन पिच जो अराउंड टीनेजर्स एडोलेसेंस के समय उनके सामने आता है, ठीक। अब लेरिंग्स प्रोटेक्टेड होता है और लेरिंग्स का प्रोटेक्शन, वन ऑफ द लेरिंग्स का प्रोटेक्शन, वन ऑफ द कार्टिलेजेस जो होता है वो होता है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, अगर आप अपने बल्ज को यहाँ जो आपका बल्ज है इन द थ्रोट रीजन उसको आप फील करने की कोशिश करो तो दैट इज द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज मेल्स में बहुत प्रोमिनेंटली कभी कभी बाहर की तरफ आता है और उसी प्रोमिनेंट थायराइड कार्टिलेज को हम कहते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। वंस अगेन क्यों हो रहा है? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन के कारण उसका ग्रोथ जरूरत से ज्यादा हो गया, ठीक है। अब देखो, देर आर ट्रू वोकल कॉर्ड, देर आर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ट्रू वोकल कॉर्ड्स आपका रियल में आपके साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड बस लेरिंग्स को बंद या क्लोज करने में हेल्प करता है। ये वोकल कॉर्ड्स बने किसके हैं? इट्स बेसिकली हैज मल्टीपल लेयर्स, बट इट हैज कार्टिलेज एंड इट हैज मसल्स एंड इट हैज कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है ये वोकल कॉर्ड एंड सम मस्कुलर टिश्यू एंड बेसिकली इट वाइब्रेट्स, ठीक। अब लेरिंग्स के ठीक नीचे क्या होगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया एक छोटा सा ट्यूब है अराउंड 12 सेंटीमीटर और ये आपका लेरिंग्स को लंग से कनेक्ट करेगा। जो भी हवा है वो विंड पाइप के थ्रू आपका लंग्स में आएगी। नाउ यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ध्यान देने की बात है, ये कोई सॉलिड पाइप नहीं है बेटा। इट्स एनी, जस्ट लाइक एनी पाइप, इट हैज़ म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस
एंड समटाइम्स सीरस लेयर। तो अंदर म्यूकस प्रोडक्शन होगा, उसके बाहर सब म्यूकोसा में और ग्लैंड्स होंगे, उसके बाहर मसल्स होंगे और उसके बाहर सीरस प्रोटेक्शन हो सकता है। अब व्हाट डू आई मीन बाय मसल लेयर एंड दोज लेयर्स? आपका ट्रेकिया कितना खुला है वो डिसाइड करेगा कि आपके लंग्स में कितना हवा जा रहा है। ठीक, सो अगर ज़रूरत पड़ा तो आपका ट्रेकिया ज़्यादा खुल सकता है, उसके फोल्ड्स हट सकते हैं और आपका ट्रेकिए के अंदर की जो पैसेज है वो नैरो से वाइड हो सकती है। ऐसा कब होगा? जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। क्या है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? ये नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करता है और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको भागने, लड़ने या डराने के सिचुएशन में आपकी मदद करता है। तो जब मैं इमरजेंसी सिचुएशन में हूं, मुझे भागना है, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके ट्रेकिया को खोल देगा, उसके वॉल्स अलग हो जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर जा सके। ठीक, नाउ ट्रेकिया इज ऑल्सो लाइंड बाय स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। यहां भी म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। क्यों? हम कुछ भी खराब चीज को अंदर नहीं पहुंचने देना चाहते। तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल मिला, कोई पैथोजन मिला, तो ट्रेकिया उसको ट्रैप करेगा और फिर म्यूकस उसको ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ देगा। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम को दोबारा देखो, जब हम इसको ऊपर की तरफ देंगे तो हम ट्रैप्ड म्यूकस को फूड पाइप में वापस लौटा सकते हैं। अगर उसे फूड पाइप में लौटा दिया तो नीचे स्टमक है, स्टमक पैथोजन को मार देगा। तो ट्रैकिया में पाया जाने वाला ये स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप मिस कर रहे हो ये स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या है ये, तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड मतलब ऐसा एपिथेलियम, कलमनर एपिथेलियम, जिसमें लगता है कि दो तरह के सेल्स हैं बट एक्चुअली एक तरह के सेल्स ही हैं, क्योंकि इन सेल्स का न्यूक्लियस अलग अलग पोजीशन पे होता है। तो ऐसा लगता है दैट दे आर टू लेयर्स। ये कलमनर सेल्स हैं, यानी लंबे ज़्यादा है, विड्थ कम है इनका, और इनका शेप ऐसा है कि न्यूक्लियस इनके दो अलग अलग हाइट्स पे होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि दो लेयर है। स्यूडो फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड लेयर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। और इस केस में यहाँ पे सीलिया भी है ताकि म्यूकस को आगे प्रोपेल किया जा सके। अब आपने देखा होगा कि स्मोकर्स वो बहुत ज़्यादा खांसते हैं। वाई डू दे डू इट, और हाउ, वाई आर दे डूइंग इट? वो इंटेंशनली नहीं कर रहे। देखो क्या होता है, स्मोक में जो सब्सटेंसेस होता है ना, वो आपके सीलिया को डैमेज कर देता है। ठंड भी सीलिया को डैमेज कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, जब स्मोक की वजह से डैमेज हो रहा है, तो ये म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब ये म्यूकस एक्यूमुलेट होगा, बॉडी चाहेगी कि वो एक गश ऑफ एयर, एक अचानक से एक हैवी फोर्स ऑफ एयर को भेजे और ये जो एक्यूमुलेटेड म्यूकस है आप बाहर फेंक दो। इसीलिए आपका डायफ्राम, ट्रेकिया और ब्रोंकाइस अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्पेशली डायफ्राम, और हवा को बाहर फेंकेगा। जब हवा बाहर फेंकेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रैप्ड म्यूकस बाहर आ जाए। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल जो वो काम करता था सीलिया, अब वो काम नहीं कर पा रहा। ठीक है। दूसरी चीज ट्रेकिया के बारे में जो आपको समझनी है कि ट्रेकिया इज प्रोटेक्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजेस। सी मतलब पीछे की तरफ कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट रिंग्स हैं। 16 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। अब ये रिंग्स क्यों हैं? देखो, कार्टिलेज की वॉल में मसल है, अभी अभी हमने बोला। तो जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे, ब्रीद इन करते समय ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। हम नहीं चाहते कि ये क्लोज हो जाए। अगर हमने किसी चीज से इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं किया तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ट्रेकिया उसी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स रखती है, ताकि इनहेलेशन के समय ये
टोटली कोलैप्स ना हो जाए, ठीक। सो ट्रेकिया कंडक्ट्स द एयर राइट फ्रॉम द लेरिंग्स, जो रिसीव किया फेरिंग से, फेरिंग्स रिसीव किया नेजल कैविटी से, इनटू द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई कहाँ पे बनते हैं, व्हाट आर ब्रोंकियोल्स, वो हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस इन द नेक्स्ट वन।